हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 69। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। बेटा, जैसा कि नाम से समझ आ ही रहा है, कुछ सिमिलर ही आपको समझने को मिलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो शुरू करते हैं। देखिए जिज्ञासा दीदी, we now know that energy is one form can be changed to another form, है ना? But what happens to the total energy of the system? देखिए, ज्ञान बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि हमको ये बात तो समझ आ गई कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सिस्टम की टोटल एनर्जी का क्या हुआ? क्या सिस्टम की टोटल एनर्जी वही रही, कम हो गई या ज़्यादा हो गई? ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा। उसी तरह सेम क्वेश्चन ज्ञान के मन में भी आया। तो देखिए, जिज्ञासा दीदी ज्ञान को समझाती है, वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड या वी कैन से चेंज्ड from one form to another form, the total energy of the system always remains unchanged. This is due to the law of conservation of energy. According to this law, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. The law of conservation of energy is valid in all situations and for all kinds of energy transformations. यानी कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी केवल सिस्टम के थ्रू गेन की जा सकती है या सिस्टम के थ्रू लूज की जा सकती है, लेकिन एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। हम अपने आसपास जो भी जितनी भी जैसी भी एनर्जी देख रहे हैं वो सारी सम टोटल है हमारे यूनिवर्स की एनर्जी का, हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि एनर्जी जो एग्जिस्ट कर रही है वो ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है ना ही और ज़्यादा क्रिएट हो रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही है। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं और नेचर में भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या नेचुरल लॉस जो होते हैं, नेचुरल कॉजेस होते हैं, फिनोमिना होते हैं, उनके थ्रू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस टेक्स प्लेस, है ना? तो लेकिन जो टोटल एनर्जी है सिस्टम, अगर मैं सिस्टम यूनिवर्स को एक सिस्टम मानूं तो सिस्टम की, हमारे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, दैट डजंट चेंजेस। वहाँ ना ही डिक्रीज देखने को मिलता है ना ही इंक्रीज देखने को मिलता है, अगर हम सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करें तो। ठीक है बेटा, तो हम क्या देखते हैं कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। सिस्टम, किसी सिस्टम की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? क्यों नहीं चेंज हो रही, ये बात हम साबित करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। यानी कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज गेटिंग कंजर्व्ड, है ना? एनर्जी कंजर्व है यानी कि सेफ है। जैसे हम जू में एनिमल्स को सेफ कंजर्व करते हैं, उसी तरह से जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, उसी तरह से एनर्जी भी कंजर्व्ड है। हम नहीं कंजर्व कर रहे उसको, नेचर ने खुद उसको कंजर्व किया हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, केवल हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये बात लागू होती है हमारे यूनिवर्स में हर सिचुएशन पर और हर तरह के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर। यानी कि एनर्जी में किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइप ऑफ एनर्जी के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है और दूसरे टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर सिचुएशन में, हर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में वैलिड है। ठीक है बेटा, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और बड़ा ही डायरेक्ट सा स्टेटमेंट है क्या कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ख़त्म या बनाई नहीं जा सकती। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एक सिंपल सिचुएशन लेके चलते हैं। कंसिडर अ सिंपल सिचुएशन। अब क्या है सिचुएशन जान लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन दी गई है कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। किसी एक h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो फॉल करे ग्राउंड पर। एट द स्टार्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgh होगा। ये वाला केस देख लेते हैं। देखिए ये हाइट है, इस हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे हम देख सकते हैं एक बॉल रखी हुई है। जब ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है, एक सर्टेन हाइट पर है, और हाइट को हम कंसिडर कर रहे हैं कि दैट हाइट इज़ h और मास इज़ m, तो इसके पास क्या एनर्जी होगी। देखिए हाइट पर पहुंचा है तो ये उस हाइट पर मोशन में नहीं है, स्टेबल है ना। ऑब्जेक्ट स्टेबल है यानी कि रेस्ट में है। जब रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो उसके पास जो एनर्जी है दैट वुड बी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। PE दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको PE के फॉर्म में बता सकते हैं या EP के फॉर्म में भी बता सकते हैं, दोनों तरीके माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा PE इस कंडीशन में हाईएस्ट है क्योंकि अब बॉल नीचे ही गिरेगी और ऊपर नहीं जाएगी, है ना। ये हमारे पास केस है। अगर बॉल और ऊपर जाती तो मैक्सिमम हाइट इसकी ऊपर जाके होती। जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता, उस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के बाद ये मैक्सिमम एनर्जी अटेन करता, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है h, तो मैक्सिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम इसकी यहीं पर ऑब्जर्व करेंगे। ये मैक्सिमम एनर्जी नहीं है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी वुड बी द मैक्सिमम, जितना हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा वो यहीं पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे h इज़ मैक्सिमम, सबसे बड़ा h है यहाँ पर। जैसे ही थोड़ा नीचे वॉक करने लगेगा h डिक्रीज होने लगेगा, हमारा h डिक्रीज होने लगेगा, तो जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं mgh से, तो h की वैल्यू थोड़ा डिक्रीज होने लगेगी, छोटा h हमको ऑब्टेन होगा, तो mgh का जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तो हम देख रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी यानी कि हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम हो रही है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहनी चाहिए। यानी कि अगर mgh से मेरे पास मान लेते हैं कि 15 जूल्स की अगर मेरे पास एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अगर यहाँ पे 15 जूल थी, और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अराउंड 12 जूल्स मान लेते हैं कि 12 जूल्स हो गई है, तो ये 3 जूल कहाँ गए? क्या लॉस्ट हो गए? ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउड है ना, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लॉस नहीं होता। ठीक है, मीन्स लॉस भी होता है, वो दूसरे सिस्टम पर होता है, या तो ये अपनी एनर्जी किसी दूसरे सिस्टम को दे रहा हो, है ना। तो वो देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, केस क्या है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो हाइट कम होने की वजह से mgh तो डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो गई। लेकिन अगर आपने एक बात ध्यान दी हो, जब ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो उसने मोशन एक्वायर किया, है ना, वो मोशन में आ गया है, और अब उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आ गई, मास तो ऑब्जेक्ट के पास होगा ही, जब वो ऑब्जेक्ट है तो मास भी कैरी करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना, ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। यानी कि जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, दैट वाज गेन्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को मिल गया। यानी कि ऑब्जेक्ट के पास अब काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इस सिचुएशन में? जब पोटेंशियल एनर्जी 12 जूल है, तो इस समय पर हमारी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए 3 जूल, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड एंड दैट वुड बी इक्वल टू 15 जूल, है ना। 15 जूल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी में 3 जूल का डिक्रीज हुआ है, तो वो 3 जूल किसी दूसरी टाइप की एनर्जी ने एक्वायर किया होगा, और हम देख रहे हैं यहाँ पे वो वाला एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ने एक्वायर किया है, सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड।
अब जैसे जैसे और नीचे आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा और स्पीड हम देखेंगे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो बढ़ता जाएगा एज इट कम्स नियर द ग्राउंड। जैसे जैसे ग्राउंड के पास आता जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी घटता चला जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को उस समय पे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। जितना कोई ऑब्जेक्ट क्लोज रहेगा अर्थ के, अर्थ उस पर उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो साथ में हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे आने के बाद हाइट तो ज़ीरो हो गई। जब हाइट ज़ीरो हो गई तो हमारे mgh का प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो गया, यानी कि हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी, आप अज्यूम कर सकते हैं। हम अज्यूम बिल्कुल कर सकते हैं। कितना होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस समय पे हमारी हो चुकी है 15 जूल्स, ठीक है बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी है हमारी ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम टोटल अभी भी कितना आ रहा है, 15 जूल। यानी हमारे सिस्टम का 15 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड है, ना कुछ बाहर लॉस हुआ है, ना कहीं बाहर से कुछ इसने गेन किया, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम था ही नहीं। दो सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन नहीं था ना, सिंगल सिस्टम काम कर रहा था। दो सिस्टम तब होते जैसे बॉल को किसी ने उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले गए हों या बॉल को हिट किया हो, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बॉल स्टेबल थी, ऑल अलोन थी, उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, किसी ने उस पर एनर्जी सप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क करने में हमको ऑब्जर्व हो रहा है वो केवल और केवल उस बॉल का एनर्जी है कि बॉल के पास कितना एनर्जी है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको मुझसे पूछना है अगर आपको कोई भी डाउट है तो। चलिए अब हम वर्कशीट में से जान लेते हैं यहाँ पे हमको क्या मेंशन है। मेरा काम नहीं कर रहा। तो हमको दिया गया है, क्या दिक्कत हो गई, देखिए ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। एट स्टार्ट इट्स पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी शुरू में तो mgh थी एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो थी। कब, जब ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन हाइट पर रेस्ट में था, बैठा हुआ था, क्योंकि वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई थी, है ना। दिस द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरह से टोटल एनर्जी कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, mgh हो गया। एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है। बिल्कुल सही। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी, क्या होना चाहिए, हाफ mv²। एज the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase, है ना, simple। When the object is about to reach the ground at height equals to 0, its velocity will be the highest, velocity highest होगा, velocity maximum है, तो kinetic energy would be the maximum, therefore the kinetic energy would be the largest and potential energy the least. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points, है ना। हर पॉइंट पे हम कहीं पर भी निकाल के देख लें, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी 15 जूल्स है, तो इस हाइट पर भी 15 जूल्स हमने ऑब्जर्व करा, यहाँ पर भी 15 जूल्स ऑब्जर्व किया। ये वाला हाइट पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी 12 जूल हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी 3 जूल रहा होगा, है ना। तो 15 जूल यहाँ पर भी मेंटेन है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बीच में आ जाएगा दोनों एनर्जीज बराबर हो जाएंगी ना। जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हुई है, तो दोनों ही 7.5 जूल्स एंड 7.5 जूल्स हो जाएंगे, है ना, ठीक है। और अब जब बिल्कुल ग्राउंड के पास पहुंचने वाले हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी लगभग 12 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। इसको ऐसे लिख लेना चाहिए हमको। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे, एक सेकेंड,
हम इसको लिखेंगे 3 जूल्स प्लस 12 जूल्स, है ना। देखिए यहाँ पर भी 15 जूल मेंटेन है और नीचे भी 0 प्लस 15 जूल और यहाँ 15 जूल प्लस 0, है ना बेटा। तो हर लेवल पर किसी भी हाइट पर हम देख रहे हैं 15 जूल तो मेंटेन है, कंजर्व्ड है, उसमें ना ही कोई गेन या लॉस देखने को हमको ऑब्जर्व हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, mgh प्लस हाफ mv² इज कांस्टेंट। So, the sum of kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy. तो हमने क्या देखा, ये जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल कर देते हैं तो हमको सिस्टम की एनर्जी मिल जाती है। और वो जो सिस्टम की एनर्जी है, सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वी कॉल इट द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने को जब भी आता है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम करना होगा। दोनों का सम करेंगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन होगा। सही है, चलिए आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, एक सेकेंड, द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। सही बात है, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि लॉस इधर उधर लॉस नहीं हो रहा है, सिस्टम के अंदर ही है जो भी है यहाँ पर, जब एक ही सिस्टम हमारा वर्क में है। देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, वो वाला पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशन की वजह से है, यानी कि हाइट की वजह से, दैट वुड बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए एक चार्ट दिया गया है कि आपको खुद से फिल करना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है और हमारा पोटेंशियल एनर्जी 800 जूल्स है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और टोटल एनर्जी क्या होगा। फर्स्ट वाला जो हमारा केस है, हाइट दी हुई है हमको, हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। जब हाइट 4 मीटर है, यानी कि मैक्सिमम है ना इस समय पर, अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो हमारा mgh 800 जूल्स हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए और टोटल 800 जूल्स। जब हमारा हाइट 3 मीटर्स है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, है ना। और काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ हाइट दिया हुआ है, हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए ये चार्ट फिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान ये रखना है, टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड एंड दैट वुड बी इक्वल टू द 800 जूल्स, तीनों ही केसेस में। ठीक है, चारों केसेस में 800 जूल्स मेंटेन रहना चाहिए। तो ये आप कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है आज की वर्कशीट को लेकर तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ग्रुप में पूछ सकते हैं या यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।